चल, तो लास्ट क्लास में अपना हो गया था कंपाउंड कैसे होते हैं एल्कली मेटल के। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल आर आयनिक, क्लियर है कि नहीं, एक्सेप्ट है लिथियम हैलाइड। लिथियम हैलाइड में लिथियम फ्लोराइड कैसा था, आयनिक, एंड रेस्ट ऑफ द हैलाइड्स आर कोवैलेंट। आइए नेक्स्ट अब हाइड्राइड स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड के बाद अब एक आध स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्राइड। आइए देखिए एल्कली मेटल के हाइड्राइड कैसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, उनके थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, या फिर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आइए देखें। तो एल्कली मेटल पे कितना चार्ज होता है, +1, और हाइड्राइड पे चार्ज कितना होता है, -1। जरा बैलेंस ही ट्रांसफर करो, तो इसको देंगे 1, इसको भी देंगे 1, तो किस टाइप के बन के तैयार हो गए, MH टाइप। तो कहते हैं कि जो एल्कली मेटल के हाइड्राइड होते हैं ये होते हैं साहब MH टाइप के, और जितने भी ये एल्कली मेटल के हाइड्राइड होते हैं ये जो MH टाइप होते हैं, इन सभी हाइड्राइड को कहा जाता है कौन सा, आयनिक हाइड्राइड। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एल्कली मेटल के हाइड्राइड आयनिक इन नेचर होते हैं, सो इनको कहा जाता है। वैसे तो एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल के जो ये हाइड्राइड रहते हैं इनको कहा जाता है आयनिक हाइड्राइड। क्लियर है कि नहीं। अब इन्हें आयनिक हाइड्राइड कहा जाएगा। तो एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं वो कलेक्टिवली कहते हैं आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं या सैलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। क्लियर। तो देखो एल्कली मेटल के हाइड्राइड किस टाइप के बने, MH टाइप के, और ये कैसे हैं, आयनिक हाइड्राइड, या इट इज दीज हाइड्राइड आल्सो कॉल्ड एज ए आयनिक हाइड्राइड। अब आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे M क्या है, एल्कली मेटल, तो एक एक करके प्लेस करते हैं वैल्यू एल्कली मेटल की। देखें तो लिथियम का पुट करेंगे तो क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड। सोडियम का पुट करेंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम पुट किया तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्राइड। रुबिडियम पुट किया तो बना क्या, रुबिडियम हाइड्राइड। सीजियम पुट किया तो बना क्या, सीजियम हाइड्राइड। तो MH टाइप के हैं। लिथियम का क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड। सोडियम का क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम का क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड। रुबिडियम का क्या बनेगा, रुबिडियम हाइड्राइड। और बात करते हैं नेक्स्ट है सीजियम का क्या बनेगा, सीजियम हाइड्राइड। क्लियर है कि नहीं। आइए जरा डाउन द ग्रुप आते हैं। डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या क्या होगा थोड़ी समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको मैंने चीज बताई थी कि चाहे हाइड्राइड में ग्रुप में जाइए चाहे पीरियड में जाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ दोनों क्या करती थी, इंक्रीजेस। तो पहला पॉइंट तो मैं पहले लिख देता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है। दोनों ही चीजें इंक्रीज करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है और बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। इन केस ऑफ हाइड्राइड अगर ग्रुप होता था तो ग्रुप में भी यही ट्रेंड होता था, पीरियड होता था तो पीरियड में भी यही ट्रेंड होता था। पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा चुके थे। अगर ऑक्साइड की केस करें तो ऑक्साइड में अगर देखा जाए तो ऑक्साइड में पीरियड में जाने पर, ऑक्साइड में पीरियड में जाने पर क्या होता था, ऑक्साइड में पीरियड जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं। और जबकि ग्रुप में क्या होता था, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जबकि हाइड्राइड के केस में दोनों ही इंक्रीज कर रही थी। अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाइड्राइड आयनिक इन नेचर है। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा इनका, तो आयनिक इन नेचर है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, तो बात करें आयनिक कैरेक्टर दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर हो गया।
क्या बोलेंगे, आयनिक करेक्टर हो गया। आयनिक करेक्टर का क्या हो गया, मेटेलिक करेक्टर। अब ये डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे, बात करते हैं मेटेलिक करेक्टर या आयनिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीजेस। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या था, इट इज द टेंडेंसी टू हैव ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था आयनाइजेशन एनर्जी के। अब आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जाने पर इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज करता है। पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस। तो आगे हैं, अगर पीरियड की बात करें तो पहले स्टार्ट होता है एस ब्लॉक से, फिर मिलता है डी ब्लॉक, फिर मिलता है एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जनरली लास्ट में कंटेन करता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होती है, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सबसे कम होगा। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा। अब मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा तो आप कहोगे कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेटल्स का करेक्टरिस्टिक बता रही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का मतलब हो गया मेटेलिक करेक्टर या आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप हम जाएंगे हाइड्राइड में। तो ये जितने भी हाइड्राइड है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी इंक्रीज करेगा, एंड मतलब बात करें एंड आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। अगर आप चाहो तो इस आयनिक करेक्टर को आप निकाल सकते हो फजांस रूल से भी। फजांस रूल क्या कहता था कि जितना साइज कैटाइन का छोटा होगा, फजांस रूल कहता था कैटाइन का जितना साइज छोटा होगा उतना होगा एनायन का पोलराइजेशन, और जितना एनायन का पोलराइजेशन होगा उतना एनायन का शेप डिस्ट्रॉय एंड डिफॉर्म होगा, और जितना एनायन का शेप डिस्ट्रॉय एंड डिफॉर्म होगा उतना ज्यादा हम कहेंगे पोलराइजेशन हो रहा है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है उतना ज्यादा डेवलप होगा कोवैलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड कोवैलेंट ज्यादा होंगे और आयनिक कैसे होंगे, कम। और अगर साइज ज्यादा होगा कैटाइन का, क्लियर है कि नहीं। अब साइज ज्यादा होने से कैटाइन का क्या होगा, भाई कैटाइन का साइज होगा ज्यादा, तो ये मान लो एनाइन का साइज तो ज्यादा होता ही है, तो कैटाइन और एनाइन के साइज कैसे हो जाएंगे, नियरली सेम। पहली बात तो अब एनाइन का साइज तो नियरली मतलब कैटाइन का साइज बड़ा हो गया। अब जब कैटाइन का साइज बड़ा हो जाएगा तो कैटाइन अपने ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। जब ये कैटाइन अपने ही बैलेंस सेल के न्यूक्लियस, ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका न्यूक्लियस जब इसका न्यूक्लियस अपने ही बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो दूसरे के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करेगा। तो फिर एनाइन का शेप डिस्ट्रॉय एंड डिफॉर्म नहीं होगा, और जब एनाइन का शेप डिस्ट्रॉय एंड डिफॉर्म नहीं होगा तो सिंपल भाषा में इसको क्या बोलते थे, पोलराइजेशन नहीं होगा। जब पोलराइजेशन नहीं होगा तो डेवलप नहीं होगा क्या, कोवैलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अंडरस्टैंड। तो कहते हैं जब डाउन द ग्रुप जाते हैं किसमें, हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल में, फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड टू सीजियम हाइड्राइड, आयनिक करेक्टर इंक्रीज करता है।
कैसे? तो आप कहोगे इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एज वेल एज अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल ऑन गोइंग फ्रॉम लिथियम टू cesium, size of cation increases due to which cation having less force of attraction on the electron, that is there is no attraction of electron of anion due to which no polarization occurs. If no polarization occurs, there is no development of covalent character in ionic compound. तो कंपाउंड प्योरली कैसा होगा? आयनिक। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक हो तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब कहते हैं कि नीचे की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? तो कहते हैं ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप है थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीजेस। अब बेटा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी? सुनिए, तो जैसे हीट करने पर कोई चीज अगर ब्रेक नहीं होती है तो हम कहते हैं ये हीटिंग करने पर स्टेबल है, तो दिस इज द थर्मली स्टेबल। और जो थर्मली स्टेबल चीजें होती है उनको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर लगता है हाई। और जो लेस स्टेबल होती है, जैसे मान लो ये चीज है, मान लो ये कोई एलिमेंट है, अब क्या कर रहे हैं आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। फिर मैंने 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप कहोगे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है, इतने टेम्परेचर पे भी हीट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही है। क्लियर है कि नहीं? अब मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको हीट किया, तब भी इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही है, तो अपन कहेंगे ये हीट के प्रेजेंस में स्टेबल रहती है, या टेम्परेचर हम सिस्टम का बढ़ाते हैं फिर भी ये ब्रेक नहीं करते हैं, तो इसको थर्मली स्टेबिलिटी कहते हैं। अब कहते हैं कि ये जो हाइड्राइड है एल्कली मेटल्स के, जब ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इन हाइड्राइड की क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब रीजन पूछा जाता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इन हाइड्राइड की डिक्रीज करती क्यों है? तो आइए सुनिए रीजन इसका। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को याद है क्या? मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी कि अगर साइज ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। यस और नो? याद है ये चीज? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है अगर साइज ज्यादा है। जैसे देखो सिंगल बॉन्ड का साइज बड़ा होता था, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, सिंगल बॉन्ड है सबसे बड़ा होता है तो इसकी साइज छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा तो इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो कहते हैं कि जिनका साइज ज्यादा होता है उनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा, भाई दो लोगों के बीच का साइज ज्यादा है तो उनके बीच का बॉन्ड भी कैसा बनेगा? लंबा। जब उनके बीच का बॉन्ड लंबा बनेगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? कम। अब देखिए, अब एल्कली मेटल्स हाइड्राइड की ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज करती है? तो देखो यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन से। एंड अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, अब इन मेटल्स का साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड जो बना है इस बॉन्ड का भी साइज इंक्रीज करेगा। जब ये बॉन्ड साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो थर्मली क्या हो जाएंगे? लेस स्टेबल, ड्यू टू विच इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? लेस। तो आप कहोगे ऑन गोइंग थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? तो आप कहोगे ऑन गोइंग। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इट इज ड्यू टू, आप चाहो तो इस छोटा सा लिख सकते हो, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन मेटल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन मेटल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक?
कोई डाउट है? अगर ये आयनिक कैरेक्टर है तो आप बोल सकते हो कि क्यों इंक्रीज कर रहा है, तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू किसके, फजांस रूल के। क्लियर है कि नहीं? और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। अब बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ पहले ही पढ़ा चुके हैं कई बार, तो नहीं बताएंगे। अब आगे सुने लास्ट पॉइंट। ये जितने भी हाइड्राइड होते हैं, लिथियम हाइड्राइड हो, चाहे सोडियम हाइड्राइड हो, चाहे पोटेशियम हाइड्राइड हो, चाहे सीजियम हाइड्राइड हो, ये सारे के सारे हाइड्राइड रखते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इन सभी हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, या फिर इन सभी हाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर। अब क्या NaCl टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो रिपीटर बच्चे हैं उनको तो समझ में आ जाएगी ये बात। जो हमारे 11th-12th के प्यारे बच्चे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। आपका जब 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा द सॉलिड स्टेट, तो उसके अंदर पढ़ाएंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बस बच्चों ऐसा मान के चलिए कि एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होते हैं, और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो कहते हैं ये जितने भी एल्कली मेटल के हाइड्राइड होते हैं, ये सारे के सारे एल्कली मेटल के हाइड्राइड, ये सारे के सारे एल्कली मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं, इन सभी का स्ट्रक्चर होता है कैसा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट यहां तक हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है भाई, अगर कोई पूछे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो दे सकते हैं कि भाई ऐसे, भाई रिपीटर वालों को पता होता है, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कैटाइन प्रेजेंट होता था। कहां पर कैटाइन प्रेजेंट होता था, कहां पर, तो कैटाइन प्रेजेंट होता था, बोलो जल्दी से, कहां कहां प्रेजेंट होता था, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। अब बहुत सारे टेंशन में आ गए, एज सेंटर बॉडी सेंटर क्या है, 11th वाले तो परेशान हो गए। बहुत ही आसान चीजें हैं ये सॉलिड स्टेट की सबसे प्यारी चीज है, टेंशन मत लो। जब जिस दिन पढ़ाऊंगा ना उस दिन सॉलिड स्टेट देखना, अपने आप में बादशाह टॉपिक है सॉलिड स्टेट, मजा आएगा। चल अब आगे सुने एक पॉइंट और। अब कहते हैं कि ये जितने भी हाइड्राइड है एल्कली मेटल्स के सारे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं, या इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट है इनका, अब सुनिए। कहते हैं कि ये जो लिथियम एंड सोडियम होते हैं, लिथियम एंड सोडियम MH टाइप के, दैट इज आयनिक हाइड्राइड। तो कहते हैं लिथियम एंड सोडियम MH टाइप हाइड्राइड के साथ साथ, या लिथियम सोडियम ऑल्सो फॉर्म करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। लिथियम एंड sodium also form complex hydride, and these complex hydride act as a reducing agent in water or acidic medium in the organic reaction। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पार्शियल रिडक्शंस करने के लिए, मतलब पार्शियल का मतलब होता है, मतलब पूरा रिड्यूस नहीं करना है कंपाउंड को, पार्शियल रिडक्शन करना है। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड के पार्शियल रिडक्शन से, ये दो स्टेटमेंट आज से याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड के पार्शियल रिडक्शन से बनते हैं अल्कोहल। क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट लर्न कर लो आज से, कभी भूलना नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन,
एल्डिहाइड एंड कीटोन के पार्शियल रिडक्शन से बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के पार्शियल रिडक्शन से बनते हैं एल्कोहल और कंप्लीट रिडक्शन से बनते हैं एल्केन। अब कंप्लीट रिडक्शन जनरली करता है HI इन रेड फास्फोरस। HI एंड रेड फास्फोरस कहीं पे भी लगा दीजिए तो जितने भी बॉन्ड हैं मल्टीपल सारे के सारे ब्रेक कर देता है HI एंड रेड फास्फोरस। इट एक्ट एज ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि I माइनस प्रेजेंट है HI में और किसी एलिमेंट में अगर सेंट्रल एटम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होती थी तो वो वर्क करता था एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। याद आता है ये बात? अब HI इन रेड फास्फोरस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये कंप्लीट रिडक्शन करता है। जब भी कंप्लीट रिडक्शन करना होता है किसी चीज का HI इन रेड फास्फोरस यूज करते हैं। तो दो बातें क्या है, एल्डिहाइड के पार्शियल रिडक्शन से बनती हैं एल्कोहल और कंप्लीट रिडक्शन से बनता है एल्केन। कार्बोनिल कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन होगा HI इन रेड फास्फोरस से और पार्शियल रिडक्शन होता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल। तो कहते हैं कि लिथियम एंड सोडियम ऑल्सो मेक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड like lithium aluminum hydride and sodium बोरोहाइड्राइड। इसका नाम है बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। और ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है इसके, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर? तो कहते हैं कि जो लिथियम एंड सोडियम है, ये लिथियम एंड सोडियम सिंपल हाइड्राइड के साथ साथ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाती है। लिथियम अपना बनाती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अपना बनाती है सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड these hydride act as a reducing agent and these hydride act as a reducing agent in water and acid। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या हाइड्राइड में? वो नीचे का नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, मैं उसकी फोटो खींच के भेज देता हूं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीनशॉट निकाल के कोई ग्रुप में भेज देना। स्क्रीनशॉट निकाल के कोई ग्रुप में भेज दो ना। हो गया? हाँ सर। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फटाफट हो जाए तो फाइनल करो, आगे चलते हैं। हो गया नोट? साथ साथ ही लिखते जाना। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप्स और लिखा दे क्या? बोलो। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टिप्स और लिख लेना। क्या? एक रूल है इसी के अंदर केमिस्ट्री का, मेटल हाइड्राइड लीजिए कोई भी, मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन कराइए पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ कराइए। तो क्या रूल लिखाया था बेटा? क्या रूल लिखाया था कल? कि भाई पानी के साथ किसी भी मेटल हाइड्राइड की रिएक्शंस कराइए। तो क्या रूल लिखा था कि यहां से निकलेगा कौन? हाइड्रोजन, और कौन जुड़ेगा? मेटल। अब कैसी रिएक्शंस हो रही समझा सकते हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शन से आयनिक कंपाउंड है
तो देखिए ये जो वाटर है ये भी एक पोलर कंपाउंड है, तो ये माइनस प्लस, और ये मेटल ये हाइड्राइड, तो प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो देखो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, और बाहर निकल गया कौन, हाइड्रोजन गैस। तो इस रूल को याद रखोगे सभी बच्चे, सभी बच्चे इस रूल को भूलना नहीं मरते दम तक, कि किसी भी मेटल हाइड्राइड की रिएक्शंस तुमने कराई पानी के साथ, तो द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड ऑलवेज गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि बात करें, मैंने ये रिएक्शंस करा दी HOH, ये वाटर है, इसकी रिएक्शंस करा दी NaH के साथ, तो देखो कैसे होगी, यहां से हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां से सोडियम, देखो प्रोडक्ट क्या बन गया HONA, और साथ में बनके तैयार हो गया क्या, हाइड्रोजन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात कराऊं कि नहीं करा दूं, कंप्लीट करा दूं इंपॉर्टेंट टिप्स, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब सुनिए ध्यान से, ए बंसी का बहुत ध्यान से सुन, क्या बोला जा रहा है सुने। ये जो रिएक्शंस हो रही है कि जब कहते हैं कि मेटल हाइड्राइड रिएक्ट करता है वाटर से तो प्रोड्यूस करता है, मैं क्या करूं इस रूल को थोड़ा अच्छा लिखूं। ये जो मेटल हाइड्राइड है कहते हैं कि ये जब रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो क्या बोला था, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से मेटल जुड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, आयनिक रिएक्शन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ये। अब देखो क्या बना प्रोडक्ट, तो जुड़ गया OH से मेटल और बाहर निकल गया हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं। अब कहते हैं कि ये जो रिएक्शंस हो रही है मेटल हाइड्राइड की वाटर के साथ, कहते हैं ये रिएक्शंस की डायरेक्शन हमेशा होना चाहिए मां से ला की तरफ। ये डायरेक्शन, इस रिएक्शंस की डायरेक्शन हमेशा होना चाहिए मां से कहां की तरफ, ला की तरफ, और कभी भी इस रिएक्शंस की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए ला से मां की तरफ। मतलब हमेशा रिएक्शंस की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, माला। हमेशा डायरेक्शन इस रिएक्शंस की कैसी चलनी चाहिए, माला के फॉर्म में चाहिए, माला होनी चाहिए रिएक्शंस, कभी लामा नहीं होना चाहिए। अगर लामा हो गई तो रिएक्शंस खराब हो जाएगी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब बोल रहे होगे तुम ये माला क्या लिखा है और लामा क्या लिखा है, तो माला का मतलब है मां है मोर एसिडिक, माला का मतलब है मां है मोर एसिडिक और ला है लेस एसिडिक। तो ये रिएक्शंस हमेशा होगी मोर एसिडिक मीडियम टू लेस एसिडिक मीडियम। क्लियर। अब जैसे तुम्हें बताते हैं कि जैसे कि मैंने पानी की रिएक्शंस कराई सोडियम हाइड्राइड के साथ, जब पानी की रिएक्शंस मैंने सोडियम हाइड्राइड के साथ कराई तो पानी है और सोडियम हाइड्राइड है, और जो प्रोडक्ट बना दैट इज HONA, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अब हाइड्रोजन इधर, और हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें किसी से तो सबसे लेस होती है। तो देखो रिएक्शंस हो रही है मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक। क्लियर आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत यहां तक है क्या, नहीं है ना। चलो ठीक है, नोट करिए। अब ये पूरा खत्म हो गया हाइड्राइड, फटाफट लिखो हाइड्राइड को।
नोट हो जाए तो डन लिख देना। क्या नोट कर रहे हो तुम लोग यार, छोड़ो ना। सर हो गया। चल नेक्स्ट कंपाउंड कौन से दिए गए हैं? हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हाइड्रोक्साइड। आइए हाइड्रोक्साइड से मिलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं किसके, एल्कली मेटल के, किस टाइप के बनेंगे, क्या बनेंगे। आ जाओ हाइड्रोक्साइड देखा जाए। खत्म करें एक बार में हाइड्रोक्साइड। चलो आ जाओ, हाइड्रोक्साइड बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं दो रूल। हाइड्रोक्साइड के अंदर पढ़ेंगे पहले दो रूल। तो बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड की, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोक्साइड बाद में करेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं दो रूल जो ज्यादा जरूरी है। कहते हैं दुनिया का कोई भी नाइट्राइट सॉल्ट लीजिए। कौन लीजिए? नाइट्राइट सॉल्ट, दुनिया का कोई भी। तो कहते हैं दुनिया का कोई भी नाइट्राइट, तो कहते हैं दुनिया का कोई भी मेटल नाइट्राइड, NITRIDE, तो दुनिया का कोई भी मेटल नाइट्राइड लीजिए और इसकी रिएक्शंस बेस के साथ कराइए, दैट इज हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमेशा प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया। रूल ही है ये। कोई भी नाइट्राइड लो दुनिया का, चाहे लिथियम नाइट्राइड लो, चाहे सोडियम पोटेशियम नाइट्राइड लो, चाहे कैल्शियम नाइट्राइड लो, चाहे एल्युमिनियम नाइट्राइड लो, कोई भी नाइट्राइड हो, तो किसी भी नाइट्राइड की रिएक्शंस कराइए हाइड्रोक्साइड के साथ, हमेशा प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया। अब ये देखो, एक प्रकार से हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी है नाइट्राइड की, और अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड हो गया। अरे बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेंशन मतलब ऐसी दो दो तीन तीन करके पूरी रिएक्शंस तुमको याद करवा दूंगा मैं। दूसरा, दुनिया का कोई भी फॉस्फाइट हो, कोई भी फॉस्फाइट हो जो तुम्हें हो पसंद, इसकी रिएक्शंस तुम हाइड्रोक्साइड से कराओ तो ये हमेशा प्रोवाइड करेगा। फॉस्फाइड होगा तो फॉस्फीन, और नाइट्राइड होगा तो अमोनिया। अमोनिया एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है, ठीक है ना, ये लिखाते नहीं, बता देता हूं बस। अमोनिया एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है। इट ब्रिंग्स टीयर्स इनटू द आईज ऑन इनहेलिंग। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये क्या बोला जा रहा है, इट ब्रिंग्स टीयर्स, क्योंकि पंजेंट स्मेलिंग गैस है। जब ये आपकी आंखों को लगती है तो, या आप इसको इनहेल करते हैं तो आपकी आंखों से क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, आंसू। पंजेंट स्मेलिंग गैस है। और फॉस्फीन एक ऐसी गैस है जिसको इनहेल करने से, जिसने इनहेल किया उसके आंसू हमेशा के लिए हमेशा के लिए रुक जाएंगे, और दूसरों के आंसू हमेशा के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। इतना खतरनाक इफेक्ट है फॉस्फीन गैस का। फॉस्फीन गैस एक ऐसी गैस है, अगर इसको इनहेल कर लिया गलती से किसी इंसान ने, तो उसके आंसू जिंदगी भर के लिए रुक जाएंगे, और दूसरे लोगों के आंसू जिंदगी भर के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इट इज हाईली पॉइजनस गैस। इसको इनहेल करने के बाद इंसान मर ही जाता है हमेशा के लिए। तो बात करते हैं, ये पॉइजनस गैस है, जब वो मर जाएगा तो उसके आंसू तो बंद हो जाएंगे बेटा, लेकिन जो दूसरे उससे जुड़े हुए लोग हैं वो चाहे रोते रहेंगे, मतलब उनके आंसू कभी नहीं थमेंगे। तो इस प्रकार की गैस है ये, कि भाई ये खुद के आंसू बंद कर देते हैं और दूसरों के आंसू कंटिन्यू कर देती है। आइए अब
ये 2 रूल कभी ना करना, इनको भूल हमेशा याद रखना, बहुत आसान चीजें हैं। नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्साइड गिव्स अमोनिया, फॉस्फाइड प्लस हाइड्रोक्साइड गिव्स फॉस्फीन। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं। अब हम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, OH माइनस। आइए एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड बना के देखें। तो ये है मेटल M पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड माइनस, बैलेंसी ट्रांसफर करो, बन इसको बेटा क्या बना, MOH टाइप। किस टाइप के हाइड्राइड बने जरा, MOH टाइप के हाइड्राइड बने। अब देखो वैल्यू पुट करें तो लिथियम का क्या हो जाएगा, LiOH। सोडियम का क्या बन जाएगा, दैट इज NaOH। पोटेशियम का क्या बन जाएगा, KOH। रुबिडियम का क्या बन जाएगा, RbOH। और सीजियम का क्या बन जाएगा, CSOH। अब सुनिए यहां से, अब कहते हैं कि साहब ये जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड होता है, इसको यूज करते हैं, यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इसको क्या करने में यूज करते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। और इसको कहा जाता है, अगर याद हो तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका नाम होता है कास्टिक सोडा। कॉमनली बोलो इसको क्या बोलते हैं, तो जनरली ये जो कंपाउंड बना हुआ है दैट इज NaOH, इस NaOH को बोलो क्या बोलते हैं, तो इस NaOH को बोला जाता है बच्चों क्या, कास्टिक सोडा। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलें, ये जो KOH है, KOH के बारे में सुनिए। कहते हैं 10% एक्वा सॉल्यूशन, 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH को कहा जाता है बच्चों लाई। क्या बोलते हैं इसको, लाई, LYE। और इस लाई को यूज करते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। तो कहते हैं कि जो बड़े बूढ़े जवान इंसान होते हैं, उनके सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेट मीडियम में लेते हैं। अब आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो कहते हैं कि साहब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका 10% एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में लेना है इसको। और कितना, मतलब 100 ml पानी ले रहे हो तो उसमें कितना, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम इन 100 ml जो सोल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इसको कहते हैं लाई। और इसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द बेबी सोप जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी। अब ऐसा क्यों, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो लाई हम जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका हम जब 10% एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो इसको बोलते हैं लाई। और ये जो लाई होता है एक वीकली बेसिक सब्सटेंस होता है, और ये वीकली बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ बेबी सोप। बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, मुलायम होती है। उनकी जो त्वचा रहती है वो सॉफ्ट, कोमल और मुलायम रहती है, इसलिए उनके लिए सॉफ्ट सोप बनाते हैं। और सॉफ्ट सोप होते हैं लाई से। और गलती से अपने वाले सोप लगा दिए उनको, छोटे से न्यूली बॉर्न में भी, और गलती से अपने वाले सोप लगा दिए
तो बेटा ना तो मिलेगा तुमको स्किन और ना मिलेगा तुमको बोन, मतलब सब डिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सब स्ट्रॉन्ग बेस है, खतरनाक तरीके से। इसलिए जब बच्चे न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं तो स्ट्रिक्ट कंडीशन रहती है कि भाई 3 से 4 महीने 3 से 4 साल तक इनके लिए अलग से सोप रहते हैं, अलग से डिटर्जेंट रहते हैं, क्योंकि उनकी स्किन रीजनरेट करती रहती है, न्यू से न्यू टिश्यू फॉर्म होते रहते हैं, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि भाई वो तो एक बॉडी स्ट्रक्चर बन के आया है, अब वो धीमे धीमे ग्रोथ करेगा। केवल वहां पे डेवलप हुआ है मदर का जो यूट्रस रहता है उसमें, केवल फीटस में केवल क्या डेवलप होता है, तो ब्रेन, बोन्स, छोटे छोटे ऑर्गन बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, इतना बढ़िया डेवलपमेंट होता है ये। और इनका फुल डेवलपमेंट होता है आफ्टर द बर्थ, जब इनको लगता है कि नहीं अब बस सफिशिएंट है, अब हम जिंदा रह लेंगे, तो ये निकल आते हैं भाई जी। अब ये आफ्टर द बर्थ, अब 2 से 3 साल में ये ग्रोथ पकड़ते हैं। फिर देखो इनकी मस्ती, इनकी चालें, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो प्रॉपर उनका रख रखाव करना पड़ता है, प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है। थोड़ी भी कमी हो गई तो उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चों का। उनको क्लियर, ये रीजन समझ में आ गए सभी को? कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो फटाफट। सर पक्का? चलो इतना नोट करो, फिर आगे कराते हैं इसमें कुछ और। जल्दी से नोट करो इतना। सर क्लास 9 बजे तक है क्या? तुम यार बहुत टेंशन लेते हो भाई जी। कितना अच्छा तो लग रहा है, मन नहीं लग रहा है क्या? छोड़ दो। अरे सर लग रहा है, लेकिन अब टेस्ट भी तो क्या करूं? हो गया? अरे यहां तक बन गया सबका? किसी का कोई दिक्कत हो तो बोलो यहां तक। किसी को कोई घबराहट, अस्वस्थ, कोई डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट ही नहीं होता साला, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो बढ़ा जाए आगे फिर। अरे बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत किसी को? चलो इसके बाद कौन है? हाँ बोलो, कुछ कह रही हो क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट ऑक्साइड देखिए। ऑक्साइड O माइनस माइनस देखते हैं जरा। एल्कली मेटल के ऑक्साइड, तो एल्कली मेटल पे वैलेंसी M, ऑक्साइड पे वैलेंसी 2, इसको वैलेंसी देंगे 1, इसको वैलेंसी देंगे 2, तो किस टाइप के बन के तैयार हुए? M2O टाइप के। तो एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो ये ऑक्साइड होते हैं M2O टाइप के। वैल्यू पुट करो। लिथियम का क्या बनेगा? लिथियम ऑक्साइड। सोडियम का क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम का क्या बनेगा? K2O। रुबिडियम का क्या बनेगा? Rb2O। और सीजियम का क्या बनेगा? CH2O। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से अब सुनिए इंपॉर्टेंट बातें। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। क्लियर? अब सुनो, बात करते हैं पहले डाउन द ग्रुप आते हैं। डाउन द ग्रुप आते हैं तो देखो एसिटिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड के ग्रुप में जाने पर क्या करती थी? डिक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती थी? इंक्रीजेस। तो देखिए अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाले
तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो देखिए अगर हम लिथियम ऑक्साइड की बात करें तो यहां से डाउन द ग्रुप जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस हो रही है, तो ये कैसा है, मोर एसिडिक लेस बेसिक। और नीचे की तरफ जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बताओ ये कैसा है, मोर बेसिक लेस एसिडिक। आगे बात करते हैं। अब ये कोई भी ऑक्साइड ले लो जो हो तुम्हें पसंद। अब कहते हैं कोई भी ऑक्साइड लीजिए जो हो तुम्हें पसंद, मेटल का कोई भी ऑक्साइड लीजिए जो हो तुम्हें पसंद। इसकी रिएक्शंस अगर आप पानी से कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये फॉर्म करेगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। कल ही पढ़ाया था रूल, मेटल ऑक्साइड प्लस बॉटल मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल परऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2, मेटल सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर तो क्या हो जाता था, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 एंड ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। नहीं है? नोट करो जल्दी से फिर इसको। नोट करो। Yes, sir. हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं सर। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करने हैं कौन से कंपाउंड, नाइट्रेट। चलो आज टेस्ट तुम्हारा नहीं है, 11th वालों का टेस्ट नहीं है अभी, 11th वालों का टेस्ट नहीं है, टेस्ट है केवल रिपीटर बैच का 130 से 230। ठीक है, चलो बढ़ा जाए आगे। अब इसका टेस्ट है क्या बोलते हैं, चांडक का। चांडक रिकॉर्डिंग देख लेना ना, मैं पढ़ा देता हूं आधे घंटे और। सर आप दे दीजिए, मैं दे देती हूँ, आप समझ आएगी। चलो ठीक है, मतलब तो छुट्टी चाहिए सभी लोगों को, तुम आज मूड बना के बैठे हो। छुट्टी की बात नहीं है कि आप लोग मतलब टाइम से कर रहे थे, इसलिए मैंने बस पूछ लिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर यहीं तक रखेंगे। पढ़ा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, पढ़ा सकते हैं। अरे बच्चों के टेस्ट लगे हैं ना, यही टाइमिंग अकेला था मॉर्निंग का, नहीं तो मैं आफ्टरनून में ले लेता आज का क्लास एक्स्ट्रा, लेकिन सबका ही क्लासेस, इनके टेस्ट पेपर लगे हैं, कहीं किसी की क्लास लगी है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। सुबह की क्लास स्टार्ट की मैंने, लेकिन आवाज ही इतनी निकल नहीं रही थी, मेरा गला ही इतना फंसा हुआ था, तो फिर मैंने पानी गर्म किया थोड़ा सा। अभी आवाज देखो शुरुआत में निकल भी नहीं रही थी, अभी धीमे धीमे खुल रही है आवाज, पूरा गला बैठ गया। कल एवरी क्लास 15-15 मिनट ज्यादा पढ़ाई है, एवरी क्लास। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम हो गया, इतना कुछ नहीं, वो रहता ही है। ठंडा पानी पी लो ना तो ऐसी दिक्कत होती है, वो गला पूरा बोलते बोलते ठंडा पानी पी लो तो बिल्कुल जाम हो जाता है, नहीं पीना चाहिए। तो वैसे ही हुआ कल मेरे साथ, मैंने रात को ठंडा पानी पी लिया क्लास लेने के बाद, थक गया था काफी, पूरा गला एकदम लॉक हो गया। हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके आगे का कल स्टार्ट करेंगे, कल नहीं, कल तो छुट्टी है, किसी की कोई क्लास नहीं है कल।
और अपना टाइम टेबल एज इट इज ट्यूसडे से फिर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, बाकी क्लासेस एज इट इज अपने टाइम पे होंगी। अच्छा, रिकवरी क्लास जो शाम वाली है, तो बोला था जो 11th का आज रेगुलर क्लास नहीं है, तो आज जो डेटा रिकवरी क्लास होगी वो रात में नहीं होगी। आज रिकवरी क्लास होगी 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। किसी का कोई क्लास तो नहीं है ना? एक्स्ट्रा क्लास संडे है ना बेटा? रिकवरी में आज चैप्टर खत्म करेंगे, कल क्वांटम नंबर स्टार्ट कर दिया था मैंने, ठीक है? हाँ,